हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई एम स्पेशलाइज इन लाइफ स्टाइल डिसीज़, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ एंड द काउंसलिंग। तो आज हम बात ये करेंगे कि IBS में जो CBT काउंसलिंग है या जो मोटिवेशनल थेरेपी है या जो CBT के अंदर हम जो थेरेपी देते हैं या जो काउंसलिंग करते हैं वो आखिर कैसे काम करती है और वो कितना मदद कर सकती है। बहुत सारे लोगों का मतलब प्रॉब्लम ये है कि वो काउंसलिंग नहीं ले पाते हैं, उनके आसपास कोई काउंसलर नहीं है और CBT काउंसलिंग के बारे में या जो काउंसलिंग थेरेपी है उसके बारे में बहुत सारे डॉक्टरों को भी बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग थेरेपी या CBT काउंसलिंग ये मॉडर्न मेडिसिन्स का मतलब एक इनोवेशन है। एक मॉडर्न साइंस में ये चीज़ आई है कुछ सालों से। पहले ऐसा कुछ था नहीं, पहले एक नॉर्मल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मेथड था ट्रीटमेंट का और वो दवाइयाँ और वो चीज़ें दी जाती थी। लेकिन एक काउंसलिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। IBS के जो पेशेंट हैं या जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, OCD, रिलीजियस OCD, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, फैक्ट पे, डेटा पे पेशेंट का ब्रेन नहीं जाएगा, जब तक वो रूट कॉज को नहीं आइडेंटिफाई करेगा, जब तक वो बिगनिंग जो उसका एक पॉइंट था जहाँ से वो चीज़ शुरू हुई, तब तक उसको नई चीज़ें समझ आएंगी। तो आज हम काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और CBT काउंसलिंग थेरेपी इस वीडियो के अंदर हम देने की कोशिश करेंगे और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थेरेपी से फ़ायदा हो, उन्हें वो समझें और वो खुद से ही अपनी काउंसलिंग करें। बट ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को पहले खुद समझिए और फिर उनको खुद पे अप्लाई करिए और दूसरों पे अप्लाई करिए और उसके फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अंडरस्टैंड द बिगनिंग पॉइंट। आपने देखा होगा कि किसी न किसी ट्रॉमा से, कोई इन्फेक्शन से या कोई बड़ी बीमारी जब लंबे समय तक चलती है उसके बाद कुछ गट के लेवल पे बदलाव आते हैं। कुछ पेशेंट होंगे जिसमें कि इन्फेक्शन काफ़ी समय तक रह गया पेट में, या कुछ लोगों ने एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा ले लिए या स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा ले लिया या अल्कोहल, तम्बाकू का कंजम्पशन ज़्यादा कर लिया। मतलब कोई भी चीज़ इधर आपने एक्सेस की बहुत लंबे समय तक, या आपके गट ने बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन झेला, या फिर आपके ब्रेन ने बहुत लंबे समय तक कोई ट्रॉमा झेला, कोई फाइनेंशियल लॉस झेला या किसी इंसान का लॉस झेला, या फिर आपका कोई ब्रेकअप हो गया या जॉब आपकी छूट गई, कुछ उसके बाद फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम्स आपने झेली। तो यदि आप लंबे समय तक इस तरह के एक्सपोजर में और इस तरह की कंडीशन में यदि आप रहे तो उसके बाद डेफिनेटली आपको इंडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, IBS हो सकता है, इन्फ्लामेटरी जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जिसमें कि कोलाइटिस है और इंडाइजेशन है, ये सारी चीज़ें पिक्चर में आ सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो गट का बिहेवियर है, यानी जो पेट का बिहेवियर है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और ये चीज़ जहाँ से शुरू हुई है, जिस तरीके से शुरू हुई है, उसका हमें रिपीट करना होगा, उसको हमें समझना होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि अंडरस्टैंड द ट्रिगर। ट्रिगर क्या है उसको समझना है। ट्रिगर मतलब यदि आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होता है या आपको कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको बहुत स्ट्रेस आता है, या कोई ऐसा फूड है जो आपको ट्रिगर करता है, उसको आप अवॉइड करिए। जनरली जो ट्रिगर करने वाले फूड होते हैं, जैसे कुछ लोगों को मिल्क से हो सकता है, एग से हो सकता है, नॉन वेज से हो सकता है, ये यदि आपको ट्रिगर करता है और इसका डाइजेशन यदि आपको प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको अवॉइड करिए। और पैक्ड फूड से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द राइट फूड। मतलब आपको अपने लिए एक ट्रिगर वाला फूड समझना है और अपने लिए एक राइट फूड भी समझना है। बहुत सारे लोगों के लिए मतलब फूड, राइट फूड बैड फूड हो सकता है। तो आपको जो फूड आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपकी गट इजीली डाइजेस्ट कर लेती है, जो आपकी गट इजीली प्रोसेस कर लेती है फूड को, वो फूड आपको लेना चाहिए। जो ट्रिगर वाले फूड हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको इमीडिएटली स्टॉप सोशल मीडिया एडिक्शन। जनरली आपको एक गलत फहमी है कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि सोशल मीडिया आपको यूज़ करती है। एक टाइम के बाद सोशल मीडिया का एडिक्शन आपको हो जाता है। 2, 3, 4, 5 घंटे आप निकाल देते हो 24 घंटे में स्क्रॉल करते हुए, और आपको ये भी नहीं पता लगता कि आप क्या देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि 2, 3 घंटे आपके ऐसे ही स्लिप आउट हो जाते हैं और एक एडिक्शन आपको बनता है। यानी सोशल मीडिया आपको कन्फ्यूजन प्रोवाइड कराता है, फियर प्रोवाइड कराता है, और सोशल मीडिया की जो एजुकेशन है वो मिथ और डेटाबेस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम मिथ होता है
और मैक्सिमम इंसान की अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन होती है। तो आप जो देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, जिस सर्कल में आप हैं, आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि चीज़ें साइंटिफिक डेटाबेस हैं या नहीं। क्योंकि जनरली हम चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, हम फुल स्टॉप ब्रेक नहीं लगाते, हम जो जैसा दिखता है वैसे उसको रिसीव कर लेते हैं और फिर रिएक्ट भी करने लग जाते हैं और हम अपने ऊपर भी फिर वही प्रभाव देखते हैं। तो यदि सोशल मीडिया का एडिक्शन आपको है, सोशल मीडिया से आप अपनी ओपिनियन निर्धारित करते हैं, सोशल मीडिया से ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, तो इसको आप इमीडिएटली रोकिए, अदरवाइज फ्यूचर में होगा आपको या तो ओसीडी हो जाएगा या फियर हो जाएगा या कन्फ्यूज़न हो जाएगा या फिर ओवर थिंकिंग आ जाएगी और वो आपके गट हेल्थ को कम्प्लीटली बर्बाद करता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों को देखा है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनका अपना एक ओपिनियन होता है और वो उनकी अपनी एक धारणा होती है, उनकी अपनी एक डायग्नोसिस भी होती है। यानी कि सारी चीज़ वो खुद फिक्स करके सोच के ही डॉक्टर के पास आते हैं। ऐसा लगता है कुछ पेशेंट से बात करने के बाद कि कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। डायग्नोसिस उनको पता होती है, सिम्टम्स उनको पता होते हैं, ट्रीटमेंट उनको पता होता है, मतलब एवरीथिंग इज़ फिक्स। और वो सब नॉलेज आई हुई होती है सोशल मीडिया से। तो जो सोशल मीडिया से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसको नॉलेज मत मानिए। नॉलेज इज समथिंग इज डेटाबेस प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एंड द इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टेटमेंट फ्लो करता है पैरेलली। तो वो एक नॉलेज वो आपको एक इन्फॉर्मेशन होती है और आप इन्फॉर्मेशन के आधार पे ही अपना एक खुद का डायग्नोसिस बना लेते हैं। तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम यह है कि इन सब चीज़ों को कैसे फिक्स किया जाए। देखो, फिक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया से या गूगल से पूछ के आप खुद अपने को बीमार मत डिक्लेयर करिए, खुद अपना इलाज मत करिए, डायग्नोसिस मत बनाइए, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ बढ़िए, आप इन्वॉल्व करिए अपने ब्रेन को, कुछ नए टास्क दीजिए, नए चैलेंजेस दीजिए। प्रॉपर टाइम से खाना खाइए कि जिसमें अच्छे नेचुरल फाइबर्स हों। नेचुरल फाइबर्स से मतलब है जैसे कि एप्पल है, पपैया है, आपका नाशपाती है, अमरूद है। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसे आप ईसब घोला से, त्रिफला से डील करिए, या आप अरंडी का तेल भी ले सकते हैं, उससे डील करिए। नेचुरली डील करने की कोशिश करिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए, गट की प्रॉब्लम के लिए, इंडाइजेशन के लिए कोई भी केमिकल दवाई अपने बॉडी में मत डालिए। पेट के बारे में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि गट प्रॉब्लम्स में जितनी कम से कम दवाइयाँ आप अपने शरीर में डालेंगे, जितने कम से कम केमिकल आप अपने शरीर में डालेंगे, उतना ही गट आपका नेचुरली और बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप कट डाउन करें मिल्क को, नॉन वेज को, एग को, अल्कोहल को, तम्बाकू को और पैक्ड फूड को, और नेचुरली फाइबर लेने की कोशिश करें। प्रॉपर लिक्विड डाइट लें, वॉकिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें और 8 आवर्स की स्लीप लें। और जनरली ये देखा गया है कि ये सब कुछ करने से, डिसिप्लिन होने से आपको आईबीएस में बहुत बड़े फ़ायदे होंगे और आप फियर साइकोसिस से बाहर निकलें। आईबीएस से कैंसर नहीं होता है, आईबीएस से कोई इंसान नहीं मरता है, आईबीएस से लाइफ स्पैन कम नहीं होता है, बट यस, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें एक बदलाव आता है। तो उसको समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।